नमस्कार। आज हम फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और एसआई भर्ती में जो भारतीय राज्य व्यवस्था है उसके बारे में चर्चा करेंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है संविधान की अनुसूचियां। तो देखो, मूल संविधान की बात करें, जब संविधान लागू हुआ था उस समय केवल 8 अनुसूचियां थी। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां थी। 9वीं, 10वीं, 11वीं एवं 12वीं, 11वीं एवं 12वीं अनुसूचियों को बाद में शामिल किया गया था। बाद में शामिल किया गया था। याद रखना, मूल संविधान में केवल 8 अनुसूचियां थी। उसके बाद में 11, 9, 10, 11 और 12वीं अनुसूची को बाद में शामिल किया गया था, ये याद रखना। यदि वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12। वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान में वर्तमान में कितनी अनुसूचियां, ये याद रखना, 12 अनुसूचियां हैं। और प्रारंभ में जब संविधान निर्माण हुआ था उस समय कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां थी। अब एक फैक्ट याद रखना, क्या आप जानते हैं, क्या आप जानते हैं, क्या आप जानते हैं? देखो, 9वीं अनुसूची की बात करें। किस अनुसूची की? 9वीं अनुसूची। तो इस अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया था, यह याद रखना। इसे प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था? 1951 द्वारा जोड़ा गया था। यानी मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12। और 12 में से 9, 10, 11, 12 किस संविधान संशोधन के द्वारा शामिल की गई थी? ये एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। तो 9वीं अनुसूची, यानी इसे प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया था 1951 में। फिर बात करें 10वीं अनुसूची। तो देखो, जो 10वीं अनुसूची है इसे 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया था। इसे 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया था। किस संविधान संशोधन के द्वारा? 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया था। फिर यदि 11वीं अनुसूची की बात करें तो 11वीं अनुसूची
देखो 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया था। इसे 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया था। किस संविधान संशोधन के द्वारा? 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा इसे जोड़ा गया था। और 12वीं अनुसूची की बात करें, 12वीं अनुसूची, तो ये जो 12वीं अनुसूची है इसे 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया था। इसे 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया था। किस संविधान संशोधन के द्वारा? यानी 74वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो याद रखना, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, ये याद रखना। यानी मूल संविधान की बात करें तो मूल संविधान में कितनी थी? 8 अनुसूचियां थी। और यदि वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं भारतीय संविधान में। ये याद रखना, यहां से एग्जाम में प्रश्न बन सकता है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा अनुसूचियों को शामिल किया गया था। तो आपको 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन 1951, 10वीं को 52 संविधान संशोधन, यानी ये दल बदल संबंधी संविधान संशोधन था। 11वीं अनुसूची पंचायती राज संबंधी हो गया। और 12वीं अनुसूची में नगरीय स्वशासन का उल्लेख है। आगे देखो, प्रथम अनुसूची की बात करें, प्रथम अनुसूची कौन सी अनुसूची? प्रथम अनुसूची। तो देखो, प्रथम अनुसूची में राज्य और संघराज्य क्षेत्र हैं, शामिल हैं। यानी इसमें कौन कौन से क्षेत्र शामिल हैं? राज्य और संघराज्य। ये याद रखना। प्रथम अनुसूची में इसकी बात करें तो इसमें राज्य व संघ राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र, यानी भारतीय संघ है वो और जो राज्य हैं इनको इसमें शामिल किया गया है। यानी भारतीय संघ के कितने राज्य हैं? 28 राज्य। अट्ठाईस राज्यों एवं 8 संघ शासित प्रदेशों और उनके विस्तार के क्षेत्र का उल्लेख है। और उनके विस्तार क्षेत्र का उल्लेख है। तो प्रथम अनुसूची में जो राज्य हैं वह संघराज्य क्षेत्र, यानी 28 राज्य और 8 जो संघीय क्षेत्र हैं जिन्हें केंद्र शासित प्रदेश कहा जाता है वो शामिल है। ये याद रखना। अब देखो, इसमें एक फैक्ट याद रखना, किस अनुसूची में?
प्रथम अनुसूची का एक फैक्ट याद रखना कि दिल्ली को अनुच्छेद 239 के तहत इसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा प्रदान किया गया। ये फैक्ट याद रखना। नोट, दिल्ली को अनुच्छेद 239 का यह यहां पर ए भी आ सकता है, एक भी आ सकता है, के तहत। देखो ये जो अनुच्छेद 239 है इसमें जो है यहां पर ए भी आ सकता है, एक भी आ सकता है, ये याद रखना। के तहत राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र का दर्जा प्रदान किया गया है, का दर्जा प्रदान किया गया है। यानी दिल्ली को अनुच्छेद 239 के तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया, ये याद रखना। यानी फिर भी इसके बावजूद भी दिल्ली है ना, ये राज्य क्षेत्र में ही है, पर इसके बावजूद दिल्ली संघ राज्य क्षेत्रीय है, संघ राज्य क्षेत्रीय है। कौन सा क्षेत्र है? संघ राज्य क्षेत्र। और याद रखना कौन सा संविधान संशोधन था? 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991, ये भी याद रखना। 69वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1991। ये याद रखना। तो राज्य का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया था दिल्ली को, लेकिन किस संविधान संशोधन की बात करें? 69वें संविधान संशोधन। और आर्टिकल कौन सा है? 239 के। और प्रथम अनुसूची के संबंध में जो अनुच्छेद है 1 एवं 4 है, ये याद रखना। ये फैक्ट विशेष याद रखना, यहां से एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। इस अनुसूची का संबंध अनुच्छेद 1 व 4 से है। देखो यहां से प्रश्न बन सकता है। प्रथम अनुसूची की बात करा तो प्रथम अनुसूची में कौन कौन सा अनुच्छेद है? एक तो पहला अनुच्छेद और एक चौथा अनुच्छेद, यानी 1 और 4 ने कि 1 से 4, ये याद रखना। यानी प्रथम अनुसूची का संबंध किन अनुच्छेदों से है? अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 4, 2 ही अनुच्छेद है, ये याद रखना। बाकी 1 से 4 मत बता देना। पहला और चतुर्थ अनुच्छेद का संबंध किस अनुसूची से? प्रथम अनुसूची से, ये याद रखना। समझ में आ गया होगा। और अनुच्छेद की जो प्रक्रिया है ये कहां से ग्रहण की गई है? जापान से। अनुच्छेदों की प्रक्रिया किस देश से ग्रहण की गई है? जापान से, ये याद रखना। अब बात करें दूसरी अनुसूची की बात करें
दूसरी अनुसूची। यदि दूसरी अनुसूची की बात करें तो इस अनुसूची में जितने भी पदाधिकारी हैं उनके वेतन भत्ते और पेंशन का उल्लेख है। इस अनुसूची में पदाधिकारियों के वेतन, एवं वेतन भत्ते एवं पेंशन इत्यादि का उल्लेख है। किन किन का? पेंशन, वेतन भत्ते इत्यादि का उल्लेख है। इस अनुसूची में निम्न के वेतन भत्ते का उल्लेख है। अब देखो किन किन के वेतन भत्ते का उल्लेख है, ये याद रखना। एक तो है राष्ट्रपति, दूसरा है राज्यपाल, तीसरा है लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, लोकसभा का अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, फिर है राज्यसभा का सभापति एवं उपसभापति। देखो यहां पर याद रखना, उपराष्ट्रपति को केवल राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन मिलता है, ये याद रखना। इससे जो दूसरी अनुसूची है इसमें उपराष्ट्रपति का उल्लेख नहीं मिलेगा, क्योंकि उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति के रूप में क्या दिया जाता है? वेतन दिया जाता है, ये याद रखना। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन दिया जाता है, यहां पर उसका उल्लेख नहीं मिलेगा उपराष्ट्रपति का। फिर उसके बाद में जो राज्य विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यों की विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, राज्य विधान परिषद का सभापति और उपसभापति, राज्य विधान परिषद के सभापति एवं उपसभापति, यानी सभापति एवं उपसभापति, राज्य जो विधानसभा उसका सभापति उपसभापति, उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश, उच्चतम
न्यायालय का मुख्य व अन्य न्यायाधीश, मुख्य और अन्य न्यायाधीश यानी सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं इनके वेतन भत्ते का उल्लेख। और इनको देखो याद रखना, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को वेतन भत्ता केंद्र सरकार की सूची, संघ सूची से दिया जाता है। लेकिन देखो सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश का वेतन भत्ते का उल्लेख है, और उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश उनके वेतन भत्ते का। लेकिन उच्च न्यायालय को वेतन भत्ता राज्य की संचित निधि से दिया जाता है, लेकिन पेंशन केंद्र संचित निधि से दिया जाता है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीश यानी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश तथा भारत के नियंत्रक महालेखा नियंत्रक व महालेखा परीक्षक इत्यादि के वेतन भत्ते का उल्लेख है। समझ में आ गया होगा। देखो यहां से एग्जाम में प्रश्न बन सकता है कि उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है और अन्य न्यायाधीश, इनके वेतन भत्ते का उल्लेख दूसरी अनुसूची में है, लेकिन इनको वेतन है ये राज्य की संचित निधि से नहीं दिया जाएगा, केवल केंद्र की संचित निधि से, सॉरी राज्य की संचित निधि से। लेकिन पेंशन कहां से दी जाएगी? केंद्र की संचित निधि से। देखो फैक्ट के रूप में लिखाता हूं आपको। क्या आप जानते हैं क्या आप जानते हैं राष्ट्रपति व राज्यपाल के लिए राष्ट्रपति व राज्यपाल के लिए उपलब्धि शब्द का उपलब्धियों शब्द का प्रयोग किया गया है, न कि वेतन का। ये याद रखना। यानी इसमें जो राष्ट्रपति है और राज्यपाल, उनको उपलब्धियों शब्द का, यानी संविधान में ये शब्द मिलेगा आपको, न कि वेतन भत्ता। अनुसूची 2 की बात करें तो अनुसूची 2 में जो भी वेतन भत्ते हैं उनमें राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए उपलब्धि शब्द का प्रयोग है, न कि वेतन भत्ते का। ये याद रखना। दूसरा देखो, उपराष्ट्रपति को अपने पद का वेतन न मिलकर राज्यसभा के सभापति के नाम का वेतन मिलता है। ये याद रखना। यानी उपराष्ट्रपति को अपने पद का वेतन न मिलकर
केवल राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन मिलता है। तीसरा याद रखना, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को वेतन राज्य की संचित निधि से दिया जाता है, जबकि पेंशन केंद्र की संचित निधि से दिया जाता है। और एक लास्ट फैक्ट और याद रखना, इस अनुसूची का संबंध अनुच्छेद 59(3), 65(3), 75(6), 97, 125, 148(3), 158(3), 164(5), 186 तथा 221 से है। ये जो अनुच्छेद हैं, ठीक है, इनका संबंध वेतन भत्ता यानी दूसरी अनुसूची से है। तो आज हम इतनी चर्चा करेंगे, शेष समय कल करेंगे। यहाँ तक यदि कोई समस्या हो तो मुझे कमेंट्स के द्वारा जरूर बताना। जय हिंद, राम राम।